इस आदमी को एक ऐसे जेल में रखा जाता है जहां से पिछले 100 साल में कोई कैदी नहीं भाग पाया, क्योंकि यहाँ इन्हें जानवरों की तरह बांध कर रखा जाता था। क्या हमारा हीरो यहाँ से बच के निकल पाएगा? जानने के लिए बने रहिएगा मूवी के अंत तक। मूवी शुरू होती है साल 1931 से, जहां पेरिस की सड़कों में घूमने वाला ये शख्स, जिसका नाम था पेपियन, ये एक संदूक को खोल के डायमंड चुराने की कोशिश कर रहा है। चोरी अंजाम देने के बाद ये यहाँ से निकलता है और शहर के भीड़ में घुल मिल जाता है। फिर ये चोरी का माल लेके अपने बॉस के पास जाता है, जो कि एक फ्रेंच माफिया होता है। बॉस पेपियन से खुश था, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि अगर उसने कभी भी उन्हें धोखा देने की कोशिश की तो उसका नतीजा काफी भयानक होगा, क्योंकि बॉस तभी एक दूसरे आदमी को इसी के लिए मारने वाला था। इसके बाद पेपियन अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और उसे एक हीरो का हार गिफ्ट करता है, जो उसने उसी संदूक से चुरा के अपने पास छिपा के रखा था। इसी के साथ उसने कुछ डायमंड्स भी छिपा लिए थे, लेकिन तभी गैंग के एक और आदमी ने ये सब कुछ देख लिया। इसके बाद पेपियन अपने गर्लफ्रेंड के साथ पूरी रात घूमता है, एंजॉय करता है और ये दोनों आपस में काफी खुश होते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक चलनी नहीं वाली थी। अगले दिन सुबह कुछ डिटेक्टिव्स उसके घर आ जाते हैं और उसे किसी मर्डर के चार्ज में अरेस्ट कर लिया जाता है, जो पिछले रात क्लब में हुई थी। पेपियन यहाँ समझ जाता है कि उसे गैंग के बाकी लोगों ने मारा है और उसे फंसाया जा रहा है। जेल में ले जाने के बाद रेनेट भी यहाँ आ पहुँचती है और उसे बताती है कि उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, लेकिन पेपियन उसे बताता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। लेकिन वो किसी भी तरह यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता कि इसमें कितना वक्त लगेगा। सो उसे लाइफ में अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। तभी जुलोन नाम का एक और कैदी उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि अगर उसे भागना है तो इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे लगेंगे। इसके बाद पेपियन को कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने ले जाया जाता है, जहाँ जुलो उसे लुइस देगा के बारे में बताता है, जो कि एक मिलियनेयर होता है और उसके पास यहाँ जेल में भी पैसे थे। इसके अगले दिन सारे कैदियों को एक आइलैंड में ले जाने के लिए जहाज में बिठा दिया जाता है, जहाँ से आज तक कोई भी भाग नहीं सका। जहाज में चढ़ते वक्त पेपियन देगा को देखता है और वो उसके पास पहुँचता है और उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि इस जेल में सबको पता है कि तुम्हारे पास जेल के अंदर भी बहुत सारे पैसे हैं और यहाँ मैं तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे यहाँ से भागने के लिए जितने पैसे चाहिए होंगे उतने देने पड़ेंगे। लेकिन देगा कहता है कि उसे पैसे देने से अच्छा वो गार्ड्स को पैसे देगा। उसी रात को एक प्रिजनर देगा के पास सो रहे एक और प्रिजनर का पेट फाड़ के उसके अंदर से पैसे निकाल लेता है, जिससे देगा काफी घबरा जाता है, क्योंकि गार्ड्स को कैदियों की कोई परवाह नहीं थी। तो वो अगले दिन पेपियन के डील को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि पेपियन को तब तक उसे प्रोटेक्ट करना होगा जब तक उसकी बीवी उसे यहाँ से छुड़ा नहीं लेती, जो जल्द ही होने वाला था। अगली रात वही आदमी अब देगा को अटैक करने के लिए आता है, लेकिन पेपियन उसे देख लेता है और उसे दबोच लेता है। सारे प्रिजनर्स इन दोनों को चीयर करने लगते हैं, तो गार्ड्स आके इन्हें अलग कर देते हैं। अगले दिन जहाज अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। जूलो जानबूझकर अपने पाँव को जख्मी कर देता है ताकि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए और वो वहाँ से भाग सके। यहाँ वार्डन सारे कैदियों को बताता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ से भागने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें सीधा गोली मार दी जाएगी और अगर तुम गोली से बच भी गए तो यहाँ चारों तरफ समंदर है, जहाँ भूखे शार्क तुम्हें अपना शिकार बना लेंगे और अगर तुम लौट आए तो तुम्हें 2 साल के लिए काल कोठरी में रख दिया जाएगा। लेकिन अगर तुमने दूसरी बार भागने की कोशिश की तो तुम्हें 5 साल तक काल कोठरी में रखा जाएगा और अपने बाकी की जिंदगी तुम्हें इसी आइलैंड में बितानी पड़ेगी। इसके बाद वार्डन चला जाता है। पेपियन और देगा जेल में अपनी नई जिंदगी शुरू कर देते हैं, जहां ये लकड़ियों को ट्रैक पर लोड करने का काम करते हैं। तभी देगा पेपियन से कहता है कि उसे डायरिया हो गया है, जिससे उसके पेट में छिपाए रखे पैसे नीचे गिर रहे हैं। तो पेपियन चालाकी से पैसों को उठा लेता है। पेपियन को तभी एक आदमी दिखता है जो ना ही कैदी था ना ही जेलर। तो पेपियन पूछता है कि क्या वो भागने में उनकी मदद करेगा, इसके लिए मैं तुम्हें $2000 दूंगा। ये आदमी तभी पुलिस को बुलाता है। पेपियन कहता है $4000। सो आदमी मान जाता है और गार्ड को कुछ और कह देता है। वो पेपियन से कहता है मेरी नाव नदी के दूसरे ओर खड़ी है और अगले 3 दिनों तक मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, तुम कभी भी वहाँ आ सकते हो, लेकिन इस काम के लिए मुझे $5000 चाहिए। कुछ कैदियों को पता था कि देगा के पास पैसे थे, तो वो उससे पैसे छीनना चाहते थे, लेकिन पेपियन यहाँ देगा को एक और बार बचा लेता है, लेकिन इसमें उसे भी चोट लग जाती है। यहाँ देगा को एहसास होता है कि वो अकेला यहाँ
जिंदा नहीं बचेगा। तो रात में देगा पेपियोन से कहता है कि उसे भी यहाँ से भागना है। अगले दिन जूलो, जिसने जख्मी होने का नाटक किया था, वो भागने में नाकाम हो गया था और उसने भागते वक्त 2 गार्ड्स को भी मार दिया था। तो उसे सबके सामने ले आकर मार दिया जाता है और जूलो की लाश को पेपियोन और देगा को सौंप दिया जाता है जंगल में ले जाके दफनाने के लिए। ये दोनों गार्ड्स के साथ डेड बॉडी को लेके फॉरेस्ट में जाते हैं, लेकिन पेपियोन मौका देख यहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद वो एक नदी में कूद जाता है और उसी आदमी के पास पहुँचता है जिसने कहा था कि $5000 के बदले वो यहाँ से उसे निकाल देगा। पेपियोन उसे यहाँ से भाग चलने को कहता है, लेकिन ये आदमी पहले पैसों की मांग करता है। पेपियोन कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो उसे दुगना पैसा देगा अगर वो उसे यहाँ से सुरक्षित निकाल ले। वो कहता है कि मेरे पास पेरिस में बहुत सारे पैसे हैं जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन तभी गार्ड्स उसे पीछे से घेर लेते हैं, जिसका मतलब था कि ये आदमी भी गद्दार निकलता है। वो कहता है कि तुम मुझे जितने भी पैसे दो, तुम्हें पकड़वाने में वार्डन मुझे दुगना पैसा देने वाला है। पेपियोन को फिर से जेल में लाया जाता है और अब वार्डन उसे कहता है कि जिस गार्ड पर पत्थर फेंक के तुम भागे थे, अगर उससे कुछ भी होता तो तुम्हारी भी हालत कुछ वैसी ही होती जैसा उस लड़के का हुआ जिसे तुम जंगल में फेंक आए। वार्डन उसे कहता है कि अब उसे अगले 2 सालों तक एक दूसरे आइलैंड में काल कोठरी में रखा जाएगा और इसके बाद अगले 2 सालों तक पेपियोन इसी तरह रहता है। लेकिन यहाँ रहने के कुछ खास रूल्स में से एक था, यहाँ बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं कर सकता था और खाने में उसे सिर्फ 1 कटोरा सूप हर दिन दिया जाता था, जिससे जेल में लगातार वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। वो यहाँ अपने आप को जिंदा रखने की उम्मीद नहीं छोड़ता। एक दिन पेपियोन को अपने पानी के बर्तन में एक नारियल का टुकड़ा मिलता है और उसमें एक स्पेशल मैसेज भी लिखा हुआ था। उसे समझ आ जाता है कि शायद देगा ने गार्ड्स को पैसे खिलाए होंगे और वो खुशी से मुस्कुराने लगता है। वो जेल में रहते हुए एक्सरसाइज करता है और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता है, लेकिन एक गार्ड को इस नारियल के बारे में पता चल जाता है और वार्डन यहाँ पहुँच जाता है। वो पेपियोन से पूछता है कि ये नारियल उसे किसने भेजा, बट पेपियोन देगा का नाम नहीं बताता। वार्डन पेपियोन को सजा के तौर पर उसका खाना आधा कर देता है। कुछ दिन बाद वार्डन वापस लौटता है और नारियल के बारे में दोबारा पूछता है, लेकिन पेपियोन उसे कुछ भी नहीं बताता। अब पेपियोन की दिमागी स्थिति भी खराब होने लगती है। वार्डन पेपियोन की सजा के तौर पर उसकी सजा पूरी होने तक उसे अंधेरे कमरे में रखने का ऑर्डर दे देता है। 2 साल ऐसे ही टॉर्चर के बाद आखिरकार वो दिन आता है जब गार्ड्स अब लगभग बेहोश हो चुके पेपियोन को यहाँ से बाहर निकालते हैं। वो बाहर आके देखता है कि देगा अपने अच्छे कामों के चलते वार्डन की बुककीपर की पद पर नौकरी कर रहा है। पेपियोन को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और देगा यहाँ पेपियोन की कंडीशन देख काफी मायूस हो जाता है और कहता है कि तुम सही थे, मैं यहाँ से कभी निकल नहीं पाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे लॉयर से शादी कर ली है और अब वो मुझे छुड़ाने नहीं आएगी। देगा कहता है कि आज तुम्हारी जो भी हालत है उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन पेपियोन यहाँ मेंटली बीमार होने का बस नाटक कर रहा था और इस बार पेपियोन, देगा और 2 और कैदी यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। इन दोनों में से एक बोट का जुगाड़ करेगा और दूसरा गार्ड्स को चकमा देगा। और अब इन लोगों ने डेट भी फिक्स कर दिया था संडे, क्योंकि उसी दिन सारे गार्ड्स और ऑफिसर्स मूवी देखने में बिजी होंगे। संडे का दिन आता है और देगा गार्ड्स की ड्रिंक्स में स्लीपिंग पिल्स मिला देता है, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है जिससे उनका ये प्लान फेल हो जाता है। लेकिन वो यहाँ से भाग निकलने और बोट मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये नाव काफी छोटी थी और 4 लोग इसमें मुश्किल से बैठ पा रहे थे। लेकिन उनके बोट में कई सारे होल्स होते हैं जिससे बोट में पानी भरने लग जाता है। उन्हें अब कॉन्स्टेंटली पानी को निकालते रहना होगा। एक कैदी कहता है कि इसमें 4 लोग नहीं जा सकते, तो देगा को नीचे फेंक देना चाहिए क्योंकि वो सबसे कमजोर है। लेकिन पेपियोन उसकी बात नजरअंदाज कर देता है, लेकिन ये कैदी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो पेपियोन उसे पकड़ लेता है और पीछे से देगा उसे चाकू मार देता है। बाद में ये तीनों मिलके इसे समंदर में फेंक देते हैं। अब ये तीनों तूफानी समंदर में फंस जाते हैं। अगले दिन सुबह जब पेपियोन की नींद खुलती है तो वो कोलंबिया के एक आइलैंड पर होता है। वो सोचता है कि वो बच गया है, लेकिन इस नन को पता था कि ये लोग कहां से आए थे। पेपियोन यहाँ से भाग निकलना चाहता था, लेकिन देगा और दूसरा कैदी यहाँ रहना चाहता था। पेपियोन थोड़ा दूर जाता है तो उसे एक पुलिस कार उनके तरफ आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि नन ने यहाँ पुलिस वालों को इनके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। पेपियोन, देगा और उसके
दोस्तों को ये बताने के लिए भागता है, लेकिन देगा की टूटी टांग के वजह से ये लोग पकड़े जाते हैं और पुलिस दूसरे कैदी को यहाँ गोली मार देती है। एक बार फिर ये लोग जेल की काल कोठरी में पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये उनका दूसरी बार था तो उसे अगले 5 सालों तक काल कोठरी में बितानी थी, जहाँ वो पहले ऑलरेडी 2 साल बिता चुका था। पेपियन अगले 5 सालों तक इसी काल कोठरी में जिंदा सरवाइव कर जाता है और इस बार वो और ज्यादा बूढ़ा हो जाता है। इसके बाद उसे फिर से एक आइलैंड वाले जेल में लेकर जाया जाता है। जब पेपियन यहाँ आता है तो वो देखता है कि इस आइलैंड में देगा को 5 साल पहले भेजा गया था और उसे इस जगह की अच्छी जानकारी थी। पेपियन अभी भी भागना चाहता था और कई दिनों तक इस समंदर और पानी को देखने के बाद वो समझ जाता है कि अगर वो समंदर में छलांग लगा दे तो लहरें उसे यहाँ से खींच ले जाएंगी। वो समंदर में एक नारियल फेंक के देगा को ये चीज दिखाता है। नारियल तैरते हुए दूर चली जाती है। पेपियन कहता है कि अगर हमने नारियल की मदद से एक राफ्ट बनाई तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। उसके बाद ये दोनों बहुत सारे नारियल इकट्ठा करते हैं और एक बोट बना लेते हैं, लेकिन देगा पेपियन के साथ भागना नहीं चाहता। अब ये लोग चट्टान के किनारे तक आ पहुँचते हैं। उनका राफ्ट तैयार था जिससे पेपियन यहाँ से भाग सकता था। जाने से पहले पेपियन ने देगा को गले लगाया। उसके बाद नाव को समंदर में फेंक के वो भी कूद गया। देगा नीचे की तरफ देखता है, लेकिन तभी पेपियन पानी में से बाहर निकलता है और इनकी मेहनत अब रंग लाती है। वो अब आजाद था, लेकिन वो अभी भी अपने घर नहीं जा सकता था क्योंकि उसके चार्जेस अभी भी पूरे नहीं हुए थे। इसके बाद 1969 का वेनिस दिखाया जाता है। पेपियन एक एडिटर के पास जाता है और अपनी पूरी जीवन की कहानी उसे एक बुक में लिख के देता है, जो बुक बाद में फ्रांस में पब्लिश कर दी जाती है, जो फौरन उस महीने की बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है। यहाँ फ्रेंच गवर्नमेंट पेपियन को फ्रांस आने की अनुमति दे देते हैं और ये एक सच्ची घटना होती है और इस बुक का नाम था पेपियन, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी रिकैप के साथ।